इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अब लाइफ इसको कैसे ठीक करेंगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं आपको। इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको समझने के बाद शायद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। फूड, बॉडी को चलाने के लिए चाहिए हमें फूड। फूड होता है दो तरह का। फूड से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो तरह के। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं थोड़ा साइंटिफिकली आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। एक फैन चला दो बोली, उधर का चला दो। अच्छा लाइट गई, ओके राइट राइट। सो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये होते हैं तीन। एक्चुअली मेरा ध्यान ना यहाँ पे, तो मुझे गर्मी लगी नहीं रही है और आपको ध्यान अगर कहीं एक जगह फिक्स कर देते हैं ना, तो आपको गर्मी लगती भी कम है माइंड से। अगर आप खाना खा रहे हैं और आप 2 दिन से भूखे, और अचानक से पड़ोस में कहीं आग लग जाए, खाना भूल जाते हैं आपको यूरिन की शिकायत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आप नहीं गए यूरिन तो गड़बड़ हो जाएगी, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप सब भूल भाल के उस एक्सीडेंट में लग जाते हैं, बचाते हैं, करते हैं, निकालते हैं और भूल जाते हैं कि आपको टॉयलेट लगा हुआ था। ऐसा होता है ना, तो सारा गेम यहाँ से है। खैर थोड़ी देर के लिए अब लाइट नहीं है तो भूल जाओ ओके तो सर पसीना आने के बाद ना थोड़ा सा और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन में अच्छा लगता है। वैसे एक बीमारियों का कारण ये भी है पसीना ना आना, अगर आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा है। एनीवेज खैर, सो मैक्रो में 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो में 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें कम मात्रा में खाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैं अभी आपको एमबीबीएस के पहले साल में जो पढ़ाया जाता है ना पूरा एनाटॉमी, वो बताने की कोशिश करूंगा अगले 2 मिनट में। ये 5 एलिमेंट जब बॉडी में मिल जाते हैं तो एक प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, स्पेशली फैट और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी मैंने तो चीनी छोड़ दी फिर भी मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो भैया जो भी खाते हो वो बॉडी में जाके चीनी ही बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, क्योंकि बॉडी केवल ग्लूकोज को ही जलाती है और ग्लूकोज के जलने से ग्लूकोज बर्न होता है, इसके बर्न होने से एनर्जी निकलती है और एनर्जी चली जाती है शेल के अंदर, और शेल्स एक टाइम के बाद डेड हो जाती है। एक सेल एक टाइम के बाद मर जाती है, उसकी जगह न्यू शेल बनती है और न्यू शेल से न्यू टिश्यूज बन जाते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी बनती है। ये पूरा एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये एक पूरा सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी चल रही है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, अगर ये सही है, एक क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बात सच है, ये समझ में आ गया, दोबारा समझाओ इसे, समझ में आया ना? अगर ये सच है, एक ऑर्गन, एक सेल डेड हो गई, इसकी जगह न्यू सेल बन गई, तो इसका मतलब वो ऑर्गन की सारी सेल नहीं बन गई। तो अगर उस ऑर्गन में कोई बीमारी थी तो वो बीमारी नहीं रहनी चाहिए, वो बीमारी भी ठीक हो जानी चाहिए। लॉजिक से सुनिएगा, मान लीजिए किसी का लिवर खराब है और वो लिवर एक टाइम के बाद पूरी सेल उसकी डेड हो गई और जो डेड होती गई उसकी जगह नहीं बनती गई, तो इस सेल को, लिवर को नया बन जाना चाहिए ना अपने आप। बॉडी का सिस्टम एक्चुअली यही होता है, हर बीमारी से लड़ने का तरीका बॉडी के अंदर मौजूद है। पहली बात तो जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, एक वर्ड आपने सुना होगा कोविड के दौरान, एंटीबॉडीज बना के उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है उस वायरस या बैक्टीरिया को। वो बराबर की सेना, दोस्त सेना बनती है। भगवान का सिस्टम मारने का है ही नहीं, मारने का सिस्टम तो डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने इजाद किया है।
बॉडी का सिस्टम भगवान ने बना के भेजा था कि बैलेंस करना है, सामने वाले को निरस्त करना है, उसको अपने ताकतवर नहीं छोड़ना, अपने बराबर बराबर कर देना है। तो एंटीबॉडीज का मतलब है जो चीज बॉडी में थी नहीं लेकिन बॉडी ने वो बना दी किसी और की वजह से, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। तो पहले वायरस 3 दिन में ठीक हो जाता था, आज 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन पे पहुंच गया। अपने आप जो ठीक होने का प्रोसीजर है वो 14 दिन है अब। पहले 3 दिन में ठीक होता था। आज से 25 साल पहले जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस में रहता था, फादर के साथ बैठता था, तो वायरल फीवर होता था, हम 3 दिन की दवाई देते थे। और कई बार कोई ऐसा पेशेंट आता था जिसमें पैसे नहीं होते थे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो मेरे फादर उसको नॉर्मल विटामिन की और ऐसी नॉर्मल दवाइयाँ और बुखार उतारने की दवाई दे देते थे। तो मैंने पूछा उनसे कि इनको तो आपने कोई दवाई दी नहीं। बोला जिसको दवाई दी ना वो भी 3 ही दिन में ठीक होगा, ये भी 3 ही दिन में ठीक होगा। दवाई कुछ नहीं करती, दवाई बस रोके रखती है, वायरल तो अपने आप ठीक होता है। 3 दिन का टाइम है इसका, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इसे पैसे तो थे नहीं, तो ज़्यादा पैसे की दवाइयाँ इसको देनी नहीं थी, फ्री में तो यही दे सकते थे, ठीक हो जाएगा चिंता ना कर। और सच में वो 3 दिन में ठीक होता था, लौट के नहीं आता था पेशेंट दोबारा। सेकेंड डे बुलाते थे लेकिन आधे पेशेंट दूसरे दिन आते थे। तो रही वायरल का जो टाइम पीरियड 5 दिन हो गया, फिर वो 7 दिन हो गया, फिर वो 11 दिन हो गया और अभी 14 दिन है। वायरल जो कोविड के टाइम पर जो वायरस ठीक हो रहा था वो 14 दिन में अपने आप ठीक हो रहा था। 14 दिन में वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए, कुछ ऑर्गन को और ज़्यादा डैमेज ना कर दे, इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, इसके लिए प्रिकॉशन रखा जाता है, इसके लिए एडमिट रखा जाता है, फीवर को बढ़ने नहीं दिया जाता। आपको एक और बात बताता हूँ फीवर के नाम पर। फीवर क्या होता है? फीवर कोई बीमारी है? एक्चुअली फीवर एक सिम्टम है। सिम्टम का मतलब आपकी बॉडी में कोई वायरल का अटैक हुआ है या बैक्टीरियल अटैक हुआ है, उस अटैक का सिम्टम है फीवर। बॉडी खुद ब खुद जहां जहां पानी है उसको गर्म करती है और गर्म करके उस बैक्टीरिया को या वायरस को मारती है। हीट किया जाता है उसे मारने के लिए। तो वो बुखार आना अच्छी बात है, लेकिन वो बढ़ता ही चला जाए, बॉडी कंट्रोल ही ना करे तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए उसे उतारना भी जरूरी है। इसीलिए माथे पर पट्टी रखी जाती थी पहले कि वो यहाँ पर पट्टी रखेंगे तो यहाँ नहीं आए फीवर, यहाँ से डाउन होता रहे और मारता रहे बाकी को। ये प्रोसीजर्स हैं। लेकिन आज बॉडी में ऐसा क्या हो गया है कि जो वायरस है वो 3 दिन की बजाय 14 दिन में ठीक होता है। जो एंटीबॉडीज बॉडी 3 दिन में बना देती थी वो अब 14 दिन में क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे खान पान की वजह से हमारी जो सेल हैं जो डिफेंस दे पाती थी वो दे ही नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं दे पा रही हैं? क्योंकि जो हेल्दी सेल चाहिए हमें ठीक करने के लिए वो बॉडी बना ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि जो खाना चाहिए था हमें वो खाना ना तो क्वांटिटी में ना तो क्वालिटी में प्रॉपर है, वो है ही नहीं पूरा। तो मैंने जो सवाल किया था कि अगर ये बात सच है तो कोई भी बीमारी अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं ठीक होती है। क्यों? क्योंकि जो वजह थी उस ऑर्गन को डैमेज करने के लिए वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है। मान लो किसी का लिवर खराब है, अब जो सेल मर रही हैं उनकी जगह जो नई सेल बन रही हैं वो भी अफेक्टेड हैं, वो सेल तुरंत बीमार हो जाती हैं क्योंकि वजह अभी भी मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, जो हेल्दी सेल होनी चाहिए उस हेल्दी ऑर्गन, हेल्दी टिश्यूज, हेल्दी ऑर्गन बनाने के लिए वो बन नहीं पा रही हैं। वो सेल ना तो हेल्दी हैं ना वो वजह अभी बॉडी से हटी है। अगर किसी तरह से एक रिसर्च हुआ है, अभी डॉक्टर बाई के रथ हैं साउथ से, उन्होंने एक रिसर्च किया और उसमें यह था कि अगर किसी तरीके से किसी इंसान की बॉडी में प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का बैलेंस कर दिया जाए सही से, क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है बिना बॉडी को हार्म किए। उस वजह को भी हटाया जा सकता है और स्वस्थ कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है। अगर बात की जाए बीमारियों की, हार्ट डिजीज की बात की जाए, आज की डेट में सबसे ज्यादा आदमी किससे डर रहा है? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट एक्चुअली हार्ट। आपको पता है बॉडी का बॉस कौन है? लिवर। बॉडी का बॉस हार्ट नहीं है। हार्ट तो पता है, हार्ट की तो खोज ही 70 साल पहले हुई है। 70 ईयर हुए सिर्फ हार्ट की खोज हुए।
जितना रिसर्च हुआ है पिछले 70 सालों में हुआ है हार्ट के ऊपर। आपने कभी सुना है तेरे में हार्ट कितना है? ये देखता हूं, क्या बोलते हैं, तेरे में गुर्दा कितना है? और गुर्दा किसे कहते हैं? गुर्दा किडनी को, कलेजा, कलेजा लिवर को कहते हैं। देखते हैं तेरे में कलेजा कितना है, कलेजा लिवर को कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनेगा, हार्ट को प्रॉब्लम आएगी तो लिवर की वजह से आएगी, किडनी को प्रॉब्लम आएगी तो लिवर की वजह से आएगी, आंतों को भी प्रॉब्लम आएगी तो भी लिवर की वजह से आएगी। तो आपकी पूरी बॉडी लिवर पे टिकी हुई है। और सबसे ज्यादा कचरे का डिब्बा हमने क्या बनाया है? डस्टबिन अगर कोई बॉडी में है तो क्या है? सच में शादियों में नहीं, खाना खाने का पता है क्या होता है? भूख लगती है तब नहीं खाते हम। ज्यादातर लोग कब खाते हैं? टाइम हो गया खाना खा लो, टाइम हो गया डिनर कर लो, शाम को 5-6 बजे कुछ हल्का फुल्का खा लिया है। अरे खाना तो रोटी है ना, एक्चुअली खाना भी नहीं बोलते लोग, रोटी खा लो। आज ना सब्जी थोड़ी अच्छी बनी तो मैंने एक रोटी ज्यादा खा ली। भाई मेरे सब्जी अच्छी बनी तो सब्जी ज्यादा खाता, रोटी ज्यादा क्यों खाई? बनी सब्जी अच्छी थी, रोटी ज्यादा खा ली। इसका रीजन है सर, ये एक्चुअली पुराने टाइम से डाली गई है। जब हमारे ऊपर गुलामी रही, हमारे ऊपर जब उनका कब्जा रहा, तो हमें खुल के खाने दिया ही नहीं जाता था। खुल के तो वो खाते थे, हमें थोड़ी ना खाने दिया, हमें तो रोटी मिलती थी बस। तो हमारे जीन्स में रोटी भरी पड़ी है, सब्जी मिलती नहीं थी तो रोटी मिलती थी, बस रोटी खाते थे हम, रोटी से चलते थे, कार्बोहाइड्रेट भी रोटी से मिलता था। तो रोटी दिमाग में बैठी हुई है, एक्चुअली रोटी बैठी हुई है बस, और वो रोटी ही सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है अब। पहले लेकिन रोटी वाली ये नहीं खाई जाती थी, पहले रोटी खाई जाती थी चने की, जौ की, ज्वार की, बाजरा की, कंगनी, समा, इनकी रोटी खाई जाती थी, जिन्हें अभी दोबारा से फिर खाना शुरू कर रहे हैं, जिन्हें श्री धान्य का नाम दिया है। 5 ऐसे धान्य हैं जिनको अभी मिलेट ईयर बनाया गया है 2022, और ये प्रधानमंत्री रह गया 5 साल और, तो ये पूरी दुनिया को मिलेट खिला देगा। और आपको बताऊं, लोग पता बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं नॉनवेज खाने वाले, तो सॉरी अगर कोई बैठे हो तो, ये कहते हैं साहब नॉनवेज नहीं खाएंगे तो अन्न खत्म हो जाएगा। कैसे खाएंगे लोग? ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं हो जाएगा। एक मुर्गा जब खाने लायक होता है उससे ज्यादा पहले वो 50 लोगों का गेहूं खा चुका होता है, तो उल्टी बात है, वो समझने वाली बात है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। बट श्री धान्य हमारे देश का एक स्टेट, कोई सा भी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं, जो गुजरात का भी कुछ हिस्सा, कोई भी एक स्टेट पूरी दुनिया के 200 देशों को अकेला खाना खिला सकता है श्री धान्य उगा के। समा के चावल श्री धान्य में आता है, कंगनी है, फॉक्सटेल है, कई सारे ऐसे धान्य हैं जो श्री धान्य के नाम से जाने जाते हैं। वो मिलते ही नहीं है, खैर अभी खाते नहीं है लोग उन्हें, मिलते तो क्या है, फ्री में उगते हैं वो। समा तो हमारे यहाँ खेतों में ऐसे ही हो जाता है, और बस व्रत के टाइम पे 200 रुपए किलो खरीदते हैं हम उसे। वैसे हमारी भैंस खाती है उसको, सबकी है कि नहीं बताइए आप? लेकिन वास्तविकता ये है कि अब वो खत्म है। तो अगर इन 5 चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी सही कर दी जाए तो आप हमेशा के लिए फिट रह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी पता ही नहीं हमें। मैं आज थोड़ी सी बता देता हूं, बाकी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। हम इस पे कुछ और एपिसोड रन कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। इन 5 चीजों की अगर बात की जाए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस है इसमें से। कोई बताएगा इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज मिस है? उसके बगैर ये 5 की 5 बेकार। फाइबर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, फाइबर के बगैर ये 5 बेकार हैं, 0 हैं। बहुत सारी बीमारियों का कारण अकेला फाइबर है। अगर फाइबर नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब फैट, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी खराब खा रहे हैं और क्वालिटी खराब खा रहे हैं और क्वांटिटी बहुत ज्यादा खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी बहुत खराब खा रहे हैं और क्वांटिटी बहुत ज्यादा खा रहे हैं। प्रोटीन क्वालिटी खराब खा रहे हैं और क्वांटिटी भी नहीं खा रहे। विटामिन्स न क्वालिटी न क्वांटिटी, सेम।
ये हमारी हालत है आज। आरओ जब से स्टार्ट हुआ है तब से मिनरल्स खत्म। एसी कूलर जब से स्टार्ट हुए तब से विटामिन डी खत्म, बी कॉम्प्लेक्स भी खत्म। अकेले विटामिन डी की वजह से 32 बीमारियां होती हैं, 32 बीमारियां अकेले विटामिन डी की वजह से, जो एसी की वजह से खत्म हो गया। ऑप्शन नहीं है, क्या करें? आरओ वाटर स्टार्ट होने से कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनियम, कुछ ऐसे मिनरल हैं जो मिलते ही नहीं है, पानी से आते थे। लेकिन अब आरओ नहीं पिएंगे तो उसमें इतना टीडीएस है कि पेट वैसे खराब हो जाएगा, एमिवाइसिस हो सकता है। तो आरओ पीना मजबूरी है, लेकिन विटामिन मिनरल्स मिलते नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं तो जितना भी डिब्बा बंद खाना आ रहा है, नमकीन, बिस्किट, बेकरी आइटम, कोई भी डिब्बा बंद खाना, किसी रेडी पे और धकेल पे हलवाई क्या तैयार हुआ हर खाना फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फुल ऑफ फैट है, फुल ऑफ ग्लूकोज है, प्रोटीन का नाम नहीं है उसके अंदर। क्या प्रॉब्लम होती है, इनकी वजह से क्या दिक्कत है वो सबको पता है, लेकिन इनके न होने से क्या दिक्कत है वो मैं आज समझा देता हूं। प्रोटीन के बेसिकली 22 एमिनो एसिड होते हैं। बेसिकली खाने से प्रोटीन नहीं मिलता, खाने से मिलते हैं हमें एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स जो खाने पीने में लिए जाते हैं वो होते हैं 22। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक मिथ टूटेगा आज। कई बार डॉक्टर्स का मजबूरी है 40 साल की एज के बाद प्रोटीन को कम कर देना। ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों कम करते हैं वो, उसे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। खाने से मिलते हैं सब हमें एमिनो एसिड, ये होते हैं टोटल 22 जो खाने पीने में लिए जाते हैं। होते तो 25 से 27 के बीच में, खाने पीने में यही मिलते हैं। इसमें 2 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, 9 होते हैं एसेंशियल, 13 होते हैं नॉन एसेंशियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गैर जरूरी और बहुत जरूरी। लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली, थोड़ा लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड होते हैं 26, 5 होते हैं उसमें से वोवेल्स। इन 5 में से कोई एक निकाल दिया जाए तो कुछ वर्ड्स नहीं बनेंगे ना, 2 निकाल दिए जाए तो और बहुत सारे नहीं बनेंगे, 3 के बाद बहुत कम रह जाएंगे, और 5 निकाल दिए जाए तो एक भी वर्ड नहीं बनेगा। अगर उन 5 को मिला देते हैं टोटल 26 से कितने वर्ड्स बन जाते हैं? मिलियंस, बिलियंस, डिक्शनरी भर जाती है। ऐसे ही हिंदी में भी है, अगर व्यंजन्स को हटा दिया जाए तो फिर वर्ड्स नहीं बन पाते। राइट, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये एसेंशियल का मतलब है वोवल। अब अनफॉर्चुनेटली किसी भी वेज और नॉन वेज सोर्स से ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड एक साथ 9 के 9 नहीं मिलते। किसी खाने में 4, किसी में 3, किसी में 5। जब ये नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे वर्ड्स, यानी वर्ड्स की तरह बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो हर एक ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। आंख को अलग प्रोटीन चाहिए, हार्ट को अलग चाहिए, किडनी को अलग, लिवर को अलग, आंतों को अलग, बॉडी को अलग। एक 2.5 किलो का पैदा हुआ बच्चा, आइडियल 3 से 3.5 किलो का पैदा हुआ बच्चा 90 किलो का कैसे बनता है? खाने से ही तो बनता है, खाने से ही तो बन रहा है वो। पहले दूध, फिर दलिया, फिर फल, फिर खाना। इस खाने से वो 90 किलो का हुआ। तो जो ऑर्गन्स थे, जो वेट था, वो बढ़ा का इसे खाने से, खाने में जो जिस तरह के एलिमेंट मिले थे उनसे। तो हर ऑर्गन की अलग रिक्वायरमेंट है। अब जब ये 9 पूरे नहीं मिल रहे तो प्रोटीन्स तो बन रहे हैं, सेल तो बन रही है। इस प्रोटीन का सेल बनने में क्या रोल है? जो उसकी दीवार होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो इस दीवार के अंदर ईंट का जो रोल है, वो रोल प्रोटीन का है। बाकी का काम सीमेंट वेमेंट सब अलग है, लेकिन जो ईंट का काम है वो प्रोटीन का काम है, वो सेल का मेम्ब्रेन जो बन रही है। अब ये सेल डेड हो गई, उसकी जगह नई सेल बनेगी, तो नई सेल बनाने के लिए भी गुड क्वालिटी प्रोटीन चाहिए। इसी तरह से बड़े छोटे से बड़ा होने के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए भी। ये प्रॉपर है नहीं, तो अब हम क्या करें? फिर हम जाते हैं मार्केट में, प्रोटीन डिब्बा खरीद के लाते हैं। वो जो प्रोटीन डिब्बा खरीद के ला रहे हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? ऑल एमिनो एसिड, प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, प्रोटीन फ्रॉम व्हीट, प्रोटीन फ्रॉम सोयाबीन। और वो कितना सच लिखते हैं,
हम गलत समझते हैं, वो तो सच लिख रहे हैं। आपको मालूम है प्रोटीन कैसे बनता है? 14 रुपए कॉस्ट आती है उस प्रोटीन एक्स के 200 ग्राम के डिब्बे की, जो मार्केट में 350 रुपए का बिकता है। कैसे साहब 14 रुपए में कैसे बन जाएगा? उसमें मिल्क पाउडर, जिससे दूध बनता है, उसके अंदर चॉकलेट पाउडर मिलाया जाता है। अजंता का 20 किलो का पाउडर आता है, मिल्क पाउडर, उसमें आधा किलो चॉकलेट पाउडर मिला दिया जाता है। चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन विद ऑल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन फ्रॉम मिल्क। गलत क्या लिख रहे हैं वो? मिल्क पाउडर से ही तो प्रोटीन आ रहा है। हम गलत खा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। मार्केट में और भी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, अब मजबूरी है कि मार्केट में तो जाना पड़ेगा। अब मार्केट में जाए तो क्या खाएं वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि सही खाएं कम से कम। मैं कोई इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा यहाँ पे कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको बता जरूर दूंगा कि गैप है, गैप को भरने के लिए सप्लीमेंट तो चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट कौन सा खाएं? या तो आप घर का खाना ऐसा कर दें, आपके खेतों में उगा हुआ गेहूं जिसमें यूरिया डीएपी नहीं लगा हो, ऑर्गेनिक खेत से उगाया गया ऑर्गेनिक गेहूं, जौ, चना, ज्वार, रागी सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन बनाएं, बिना मैदा के घर की चीजों से बना के खाएं, तो बहुत हद तक प्रोटीन ठीक कर लोगे। दूध भी पिए तो उस गाय का या उस भैंस का पिए जो इंजेक्शन नहीं लगा हो, उस भैंस ने वह खाना खाया हो जो ऑर्गेनिक हो। वो खाना भी यूरिया वाला खा रही है, इंजेक्शन भी लग रहा है। और तो और गाय ही नहीं है वो जिसका हम गाय का दूध पी रहे हैं, वो कौन सी गाय होती है, वो हॉलिस्टर और पता नहीं कौन कौन सी होती है, वो गाय नहीं होती है एक्चुअली, उनका दूध पीने लायक नहीं होता। हमारे यहाँ की जो गाय होती थी, जो देसी गाय होती थी, जिसके हल को यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, हम मतलब कुछ बोलते हैं गाँव में, क्या बोलते हैं, या टाट जो गर्दन जैसी निकली रहती है उसकी, वो वाली गाय का दूध पीना चाहिए। जो भी बोलते हैं समझ गए ना, उसकी गर्दन पे होता है ऊपर निकला हुआ, कुब्बड़ जैसा निकला रहता है, वो गाय का दूध पीना चाहिए। खैर, नहीं तो हमें सप्लीमेंट के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। मार्केट में अंधाधुंध सप्लीमेंट बिक रहे हैं, 40% डॉक्टर का कट है, 30% एमआर को जा रहा है, 10% फैक्ट्री वाला ले रहा है, 10% वो बन के तैयार हुआ है, तो आपको क्या मिल रहा है उसमें? तो वो लॉजिक नहीं है उसको खाने का। खाना अगर सप्लीमेंट लें तो ढंग का लें, ढंग के भी अवेलेबल है मार्केट में, वो आपको रिसर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। इसी तरह से विटामिन मिनरल्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा आज से करीब 40-50 साल पहले कोई कोई बच्चा ऐसा पैदा होता था जिसके नाक नहीं होती थी, मुंह नहीं होता था, कान नहीं होता था, लोग उससे जिंदे कोई दवा देते थे क्योंकि ठीक तो रहना नहीं था, कुछ भी कहते थे लोग। या अभी भी बच्चों को देखा होगा आपने, मशीन में रखना पड़ता है उनको ब्रेन थोड़ा डेवलप नहीं हुआ होता है, या बच्चे बिना कम ब्रेन के पैदा होते हैं। क्या रीजन है इसका? इसे एग्जैक्टली न्यूरल ट्यूब दोष कहते हैं इसे। जब बच्चा माँ कंसीव करती है, जब माँ को भी नहीं पता होता कि वो कंसीव कर गई है, उस टाइम पर सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का ये हिस्सा तैयार होता है बस, और ये वो दिमाग बनाता है जिससे पूरा खेल जिंदगी भर चलता है, और वो डेवलप होता है पहले 30-40 डेज में। जब तक पता होता है तक पता चल चुका होता है। और वो अगर उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो वो न्यूरल ट्यूब रह जाएगा, वो ट्यूब ओपन रह सकती है, बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, कम दिमाग का पैदा हो सकता है, मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। उसमें बहुत बड़ा रोल उस टाइम पर विटामिन एंड मिनरल्स का है, फॉलिक एसिड का है। तो बच्चे की माँ को न्यूट्रिशंस कब देने चाहिए? When she was supposed to conceive, जब वो कंसीव के लिए प्रिपेयर है तब देना शुरू कर देना चाहिए, ऑल द टाइम देना चाहिए, और उस टाइम पे भी देना चाहिए क्योंकि जब डबल खाना चाहिए, डेवलपमेंट पूरा तभी होगा। तो विटामिन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। लास्ट में अपनी मीटिंग में ऑलमोस्ट 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। अब विटामिन एंड मिनरल्स और जो फ्री रेडिकल वाली जो बात कर रहा था, वो होता क्या है, बीमारियां कैसे होती हैं, दवाइयां कैसे ठीक करती हैं उसको, और आप बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे, फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होते हैं? अगर हम कोशिका को देखें तो किसी भी कोशिका में, ये एक मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे एनर्जी स्टोर होती है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सेव होती है। ये
ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली। ये 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये एक हेल्दी सेल है। अब हमने सांस ली, मैंने सांस ली या किसी ने भी सांस ली, तो उसके साथ और बहुत सारी गैसें गई और ऑक्सीजन भी गई। लंग्स में वो पहुंची, वहां पे ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन है। आयरन ऑक्सीजन को अपने ऊपर चिपका लेगा, चिपका के पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। जैसे दूध की एक वेन चलती है, देती है खाली डिब्बा लेती है, देती है खाली डिब्बा लेती है, देती है खाली डिब्बा लेती है। इसी तरह से आयरन पूरी बॉडी में ब्लड के साथ घूम रहा है। हार्ट फेंक रहा है, एक साइड से फेंक रहा है, टिल्लू पंप का काम कर रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है और किडनी में होकर फिल्टर होकर फिर से वापस आके फिर से हार्ट मारा है, लंग्स और इन सबका एक चैनल चल रहा है। सांस ली, ऑक्सीजन लोड हुई, पूरी बॉडी में गई। ऑक्सीजन का काम क्या है? प्राणवायु क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर ग्लूकोज बर्न नहीं होगा, और ग्लूकोज बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी, और एनर्जी नहीं निकलेगी तो सेल में नहीं जाएगी, तो हम कमजोर निढाल हो जाएंगे। अब हमने खाना खाया, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद नींद क्यों आती है हल्की सी? क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड उस टाइम पेट में आ जाता है, आंतों में आ जाता है। पूरी बॉडी का ब्लड, मैक्सिमम ब्लड उस टाइम आंतों में होता है अपनी डोज लेने के लिए। तो ब्रेन का ब्लड भी नीचे आ जाता है, तो नींद आती है। जब ब्रेन का ब्लड नीचे आएगा तो नींद आएगी, खाने के तुरंत बाद नींद आती है, इसीलिए आती है वो नींद। तो हमने सांस ली, ऑक्सीजन ने, आयरन ने अपने ऊपर लोड किया, पूरी बॉडी में लेके गई, ग्लूकोज बर्न हुआ, एनर्जी निकली, हम एनर्जाइज्ड हो गए, हमें एनर्जी मिल गई खाना खाने के थोड़ी देर बाद। ये होता है ना। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया तो ये जो सेल की पोजीशन रह गई, वो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास। तो ऑक्सीजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यूज हो गया, काम में आ गया। तो जो 7 रह गए हैं, अब ये जो अणु है, ये जो कोशिका है, ये अनस्टॉपेबल अणु की भांति काम करेगी, जिसके पास कोई दिमाग नहीं हो, यहां वहां टकराएगी और कोशिश करेगी हेल्दी करने की, अपनी ऑर्बिट पूरे करने के लिए किसी हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन चोरी करेगी। एक मंदिर के आगे 100 लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, सबकी चप्पलें उतरी हुई हैं, चप्पल या जूते। पहली चप्पल को डॉगी उठा ले गया। अंधेरा था, आदमी आया, उसने क्या किया, अंधेरे में एक डाली, एक दूसरी जो भी हाथ में आई पहन के चला गया। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सब ने। अच्छा, घर कितने लोग सही चप्पल पहन के पहुंचेंगे? एक भी नहीं, सारे गलत चप्पल पहन के पहुंचेंगे। चप्पल कितनी खोई थी? एक। अगर कोई भला आदमी वहां एक चप्पल रख देता, चाहे गलत ही रख देता, सेम उसकी नहीं होती, तो गलत चप्पल कितने लोग पहनते? फिर एक पहनता मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक पहनता, बाकी तो सही पहन जाते ना। यही प्रोसीजर कहलाता है फ्री रेडिकल अटैक। एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था, अब ये, इसने इसका चोरी किया, अब ये दोनों मिलकर तो चोरी करेंगे, और इस प्रक्रिया को ही बीमार होने की शुरुआत कहते हैं। जुकाम से लेके कैंसर तक इसी प्रक्रिया से होता है। अगर ये प्रक्रिया ब्लड में हो गई तो ब्लड कैंसर, आरबीसी में हो गई तो, और अगर ये कहीं चिपक गया और इसको हटाने के लिए डब्ल्यूबीसी बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ट्यूमर बन जाएगा, तो कैंसर ट्यूमर। बोन में जाके चिपक गया और डब्ल्यूबीसी हटा रही है, बोन खराब होती जा रही है, डब्ल्यूबीसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी की, तो बोन कैंसर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। जुकाम, अगर ये फ्री रेडिकल अटैक यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं हो गया तो जुकाम हो गया, बॉडी बाहर फेंक रही है उसे बार बार, वो लंग्स के उन डेड सेल को खत्म कर रहा है तो बॉडी उसे बाहर फेंकती है। जुकाम का मतलब क्या है? छींक का मतलब क्या है? एलर्जी का मतलब क्या है? बॉडी को लग रहा है कि कोई शत्रु आया है, बाहर फेंको इसे, तो छींक के माध्यम से बाहर फेंकना है उसे, खांसी के माध्यम से उस बलगम को, सड़े हुए को बाहर फेंको। बॉडी में सब सिस्टम सेट है, लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई से उसे सुखाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन भी नहीं है, सुखाना ही पड़ेगा। ऑप्शन एक ही है, वो नहीं मत दो,
इस कमरे में अगर एक बंदे को जुकाम है तो अगले आधे घंटे में सबको जाना चाहिए। क्यों? सांस के साथ वो बैक्टीरिया तो सबको जा रहा है ना, वायरस तो। लेकिन 2 को हो जाता है, 4 को नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान ने एंटीऑक्सीडेंट नाम की एक पोजीशन बॉडी में देके भेजी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? वो भी एक तरह का फ्री रेडिकल है, उस पर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के पास 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये प्रक्रिया होती है, ये अपना एक दान कर देता है उसको, वो बैलेंस, बाकी ठीक। भगवान को पता था बंदा जिंदा रहेगा तो सांस लेगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट पहले ही भेज दो। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये 3 मेजर विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। पानी में अगर ये प्रक्रिया हो रही है, यानी ब्लड में 70% जो पानी और ब्लड है उसमें प्रक्रिया हो रही है, तो विटामिन सी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। फैट में अगर प्रक्रिया हो रही है तो विटामिन कर देगा, ए दान कर देगा। आंखों में प्रक्रिया हो रही है तो ए चाहिए, कैरोटीन्स चाहिए, कई तरह के कैरोटीन्स होते हैं। हार्ट में हो रही है तो Q10 चाहिए, कोएंजाइम Q10 आप सुन रहे होंगे, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। किडनी में हो रही है तो अलग एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेकिन ये सब रोल प्ले करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। मोर देन 300 केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स ही रेगुलेट करते हैं। इन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है, इन्हें कैटलाइजर कहा जाता है। ये मिलते हैं हरी सब्जियों से, कच्ची सब्जियों से, फ्रेश वेजिटेबल से, डिब्बा बंद से नहीं मिलते। पालक से आयरन तो मिलता है, लेकिन आधा किलो पालक आता कैसे है? पहले खेत में से कटेगा, फिर बड़ी मंडी जाएगा, फिर छोटी मंडी जाएगा, फिर ढकेल पाएगा, फिर दुकान पे घर पे आएगा, फिर वो फ्रिज की शोभा बढ़ाएगा, फिर वो कुकर की शोभा बढ़ाएगा, फिर आधा किलो आयरन जिसमें से 15 mg आयरन मिलना है जो एक आदमी को चाहिए, वो 4 लोगों में बढ़ जाएगा। आयरन थोड़ी खा रहे हैं हम, वो कुछ है ही नहीं। हरित लवक खा रहे हैं जो पेड़ के लिए चाहिए, कुछ नहीं खा रहे, एक्चुअली नहीं खा रहे। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल खा सकते हैं, सैलेड की मात्रा बढ़ाइए, गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, अच्छा खाने की, अगर फिट रहना है तो। अभी आपको पता है 4 साल पहले जो कैंसर रिसर्च हुआ है उसके लिए जो नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ है, वो किस बात के लिए दिया गया मालूम? हरी पत्तेदार सब्जियों से या हरी पत्तियों से जो एक्सट्रैक्ट निकाल के लिया जा रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैंसर सेल को पनपने ही नहीं देती हैं। अभी बहुत सारे केस हैं मेरे पास जिनका हमने हीमोग्लोबिन, ऑलमोस्ट ब्लड कैंसर, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, बार बार ड्रॉप कर जाता है। हमने वो हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 पेड़ों की पत्तियां तोड़वा के, पीपल, नीम, जामुन, शीशम, कुछ भी फ्रेश पत्तियां तोड़ो, चटनी बनाओ, पानी मिलाओ, पी जाओ छान के। बहुत बढ़िया जी। तो आप उनको 350 आई थी, बिना किसी मेडिसिन की पत्तियों से ही हमें 130 में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। कोई बात नहीं, ये अच्छा है, मजाक भी थोड़ा होता रहेगा तो ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे ही ठीक हो जाओगे, और भी बहुत सारी चीजें रही होंगी। आपकी विल पावर का भी रोल है, आपके एक्सरसाइज का भी रोल है, आपके पॉजिटिव रहने का भी रोल है। कई लोग तो बीमार कहते ही गिर जाते हैं, अब तुम्हें ठीक ही नहीं होगा, और कई लोग कहते हैं अच्छा अब देखता हूं। कुछ लोग उसी चीज से नेगेटिव होते हैं जिससे कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। तो हर चीज हर आदमी के लिए अलग अलग तरह से काम करती है। बहुत अच्छी बात है ये। आप इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए। तो हम अपनी बात ऑलमोस्ट समराइज कर देते हैं अभी। तो हमने बात शुरू की थी स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर प्रॉपर रेस्ट, E फॉर एटीट्यूड, शुड बी पॉजिटिव, R फॉर प्रॉपर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इन पांचों की क्वांटिटी और क्वालिटी अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप किसी भी बीमारी को आने से रोक सकते हैं, बल्कि ना केवल रोक सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को कुछ प्रॉपर सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट
एग्जाम्पल हूँ, 2000 रिएक्शन हुआ किसी होम्योपैथी, मैंने कुछ लिया, वो ले लिया, तो रिसर्च मेरे, अब मेरे को एक ही लिया था बस, दिन बाद मेरे को मेरा हाथ दुख जाए करने, यहाँ तक से खाना सुबह जगह तो जगह हो, जो कि मेडिकल का बंदा हो, उसको गड़बड़ हुई है, दूसरे दिमाग घूम गया। एक फिजिशियन फ्रेंड है, उनको फोन किया, कहाँ हो आप, और भेजी उनको, बोला लैब के सामने, अब चूंकि वो लग गया, बोलते ड्राइवर को नहीं लाया, आ जाओ मेरे घर तक, तो घर आ जाओ, दिन के 3 रिपोर्ट देख कुछ गड़बड़ है, मैं इस बंदे की रिपोर्ट बता क्यों बुलाऊंगा ऐसा, एक सीटी स्कैन ले लेते हैं, हम दोनों को लगा कि मेरे उसमें कुछ, हमने तुरंत जाके सीटी स्कैन रिपोर्ट्स बताता हूँ आपको क्या, मेरे को हर टाइम कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो PSH के बाद दवाई चालू कर देते, किसी का TSH तो और ट्राइग्लिसराइड प्रोफाइल सारा अपसेट, 20 जाता तो वो जुड़ता नहीं, सिल्क हो जाता भाई, देखो शेप इसके मेरा स्केलेटल डैमेज हो गया, मतलब खराब होने खराब, हार्ट इंटेस्टाइन भी गया, कर रहे हैं डॉक्टर ने, बाद मैंने हाँ शुगर 500 समथिंग, उसके बाद मेडिसिन PDF है मेरे पास, वो देख को रिकमेंड किया यार, चल भाई मैं डॉक्टर पे नहीं जाऊंगा, इंसुलिन चालू किया, मोर देन 2-3 मंथ क्या, क्योंकि तुरंत बाकी नाउ आई कैन रन क्रॉस, चीज हो सकता है विद ब्लैक हेयर, सारे लोगों के होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है मैं अगले 10 अभी कोई प्रॉब्लम 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर, तो ये सब कोई भी बीमारी है तो उसे ठीक कर सकते, जिसमें 2 फाइब्रोइड्स बंदा ठीक हुआ है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर सप्लीमेंट, तो मेरी बात में यही कोई सवाल है तो आप पूछ सकते, यहाँ पर जब हमारी है और ऐसी चीज है जिसको हेल्दी कर सकते हैं, और इस देश को भी हेल्दी प्ले कर सकते हैं, हमें एक हेल्थ इंस्पेक्टर क्या समाज को नहीं निभानी चाहिए,
अगर आप करना हम भी इसमें पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगे। साथ उससे अगर पैसा, वो पैसा कैसे आए, आप अच्छा पैसा भी बना सकते, अच्छा पैसा बिना पैसे के, तो घर में पैसा नहीं होगा तो हेल्दी करने में भी हेल्प। और आपका अगर मन है तो भी हम, और आप चाहते हैं देश पे सही, आप खुद को फिट रखेंगे तो देश पे करके आप योगदान देंगे, सारे लोग दे रहे हैं। आप हेल्दी भी रखिए, हेल्दी भी रहिए, अदरवाइज के लिए तो आपको जरूर व्यायाम करवाना चाहेंगे। ये मेरा व्याख्यान कहीं हो सकता है, पार्क में करवाना है, हम कहीं भी कर सकते, जहां पर कॉर्पोरेट से होते समाज में, शहर में करा देंगे आगे भी। अब आदमी कुछ भी करेगा तो उसकी खाना इसका बहुत बड़ा, इसके लिए बेसिकली डाइट शेड्यूल बता देता हूं। हवा, पानी, केमिकल, मजबूरी है, चॉइस नहीं कहना चाहूं तो सुबह उतना पानी पियो जितना बॉडी, दो तीन नियम ब्रेकफास्ट में फल और सब्जियां, आधा घंटा प्लेट सलाद की, एक सलाद खाओ आराम से, तसल्ली, टीवी मोबाइल न्यूज में पनौती मार के खाओ। इतना चाहो और पानी आपको शिफ्ट 4-5 बजे के आसपास भूख लगे, पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल तक रोटी ज्यादा रख दी तो सुबह जस्ट सब कम खा ले, ऐसी चीजें ज्यादा खाओ। ग्रीन करता है, पहली बात तो नाम करे तो सब ना खाए, पहले तो मैं मना करता हूं। सलाद वो आंतों को सुखाती है, वो लेवल को डैमेज, कोल्ड ड्रिंक भी जहर है, शराब पीने, कोल्ड ड्रिंक मत पी करता हूं, लेकिन शराब करा बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे, तो मैं शराब भी तो मना करता
मशीन तो बहुत है बड़ी आपको आप अच्छा होगी जगह पर आपकी ठीक है हाथ पीछे से छल्ला डालते से बड़ा रास्ता बंद हुआ था एक जगह निकलेगा छल्ला को टेम्पलेट वो दवाई है खा रहे हो बॉडी की और फिर आप कुछ ऐसा स्टार्ट करो कोई ऐसी चीज मत लो 12 बजे से पहले और फल खिलाना वो ब्रेकफास्ट है हमारे घर में पहले कैसे फर्मेंटेड होता था ब्रेकफास्ट मैं तो फल बोल सकती है ऐसा कर दो बस आप परफेक्ट